डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंट्रोडक्शन। द बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all the external forces that affect a business functioning and decision making। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट वही है जो एक एनवायरनमेंट, एक सराउंडिंग बेसिकली नेसेसरी होता है बिजनेसेस के लिए फॉर देयर ट्रेडिंग, प्रोडक्ट्स का खरीदना, बेचना, सर्विसेज का एलोकेट करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसके लिए जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेसेस में इंपैक्ट क्रिएट करते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। दिस फोर्स कैन बी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ये कुछ फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं बिजनेसेस के ऑनगोइंग प्रोसेसेस पर। While businesses can control their internal operations, they must adapt to changes in the external environment to survive and grow। तो businesses का complete control उनके internal processes और system पर तो होता ही है, but businesses को बाकी सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उन पर भी ध्यान रखना पड़ता है। एक्सटर्नल चेंजेस जो होते हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। ये एक्सटर्नल चेंजेस फॉलो करके ही बिजनेस क्या कर सकती हैं, बिजनेसेस आगे ग्रोथ कर सकती हैं। अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते या फॉलो नहीं करते तो पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्सेस का भी ध्यान देना और ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए चलते हैं एक जर्नी पर जहां पर हम ये एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। Definition of business environment according to CBSE, Central Board of Secondary Education, the business environment is the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but that may affect its performance। तो ये बेसिकली वो फोर्सेस हैं जो किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी बिजनेस कंपनी या इंडस्ट्रीज के कंट्रोल में नहीं होती, मगर इसका इंपैक्ट जो है वो डायरेक्टली बिजनेसेस को होता है। तो इन फोर्सेस के इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना, समझना, जानना एंड फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं या हम इनके फॉलो नजरअंदाज कर देते हैं तो हो सकता है कि इसका इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पर पड़े। फिर आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Totality of external forces. It includes everything outside the business like government policies, competitors, customers and economic conditions। तो बिजनेस का जो लिमिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट होती है, जो बाउंड्रीज होती है, उसके बाहर जो भी इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बाहर जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इनके फोर्सेस भी बिजनेस में रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स बाय द आरबीआई affects borrowing cost for all companies। अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी चेंजेस करते हैं बिजनेस के लिए, लोन्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो बेसिकली वो क्या करती है, कंप्लीट सिस्टम को, जो इकोसिस्टम होता है बिजनेसेस का, कंपनीज का, उसमें डिस्टर्बेंसेस कॉज होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं। तो इसका ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट इंडिविजुअल फर्म्स डायरेक्टली। तो जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती है वो बेसिकली टारगेट करती है किससे, इंडिविजुअल फर्म्स को। एग्जांपल, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो अफेक्ट होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस से। फिर आता है जनरल फोर्सेस अफेक्ट ऑल बिजनेसेस इक्वली। तो जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली हर बिजनेस पे अपना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं एंड उन्हें अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल, सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। यहां पर हमारे सामने एक एग्जांपल दिया गया, अ सप्लायर इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल प्राइस। ये क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया जो एक इंडिविजुअल क्रिएट कर रहा है। और अ नेशनल टैक्स पॉलिसी, अब एक नेशनल टैक्स पॉलिसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए होगी क्या, नहीं, ये कॉमन होगी, ये हर किसी के लिए होगी जो भी उसमें काम कर रहे हैं या उससे कोरिलेट करते हैं। तो ये एक जनरल फोर्स के अंडर आ जाएगी। फिर आता है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट फोर्सेस आर कनेक्टेड एंड अफेक्ट ईच अदर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऐसा नहीं है कि हर फोर्स एक दूसरे से अलग है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होते हैं। एक में चेंज आने के कारण हो सकता है कि दूसरे में भी चेंजेस हमें देखने को मिले। एग्जाम्पल, अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल फोर्स may lead to change in the customer preference which is a social force। जहां पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हो रही हैं, अपडेशंस हो रही हैं, वो लीड कर सकता है कि सोसाइटी में भी वो अपना एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, जहां पर सोशली लोग उस ट्रेंड को या उस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अडॉप्ट करना शुरू कर दे। तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेसिकली एक सोशल चेंज को कॉज कर रहा है। डायनेमिक नेचर, द एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग एंड इज अनप्रेडिक्टेबल। अब बिजनेस एनवायरनमेंट हो या हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हो, ये काफी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि कोई भी चेंजेस कभी भी अपकमिंग वे से कहीं पर भी एमर्ज हो
सकती हैं। एग्जाम्पल सडन लॉकडाउन ड्यू टू अ पैंडेमिक। अब कोविड-19 इसका बेस्ट एग्जांपल है। किसी ने प्लान किया था क्या? किसी ने सोचा था क्या? नहीं, ये सडनली आया एंड एक लॉकडाउन कॉज कर दिया, जिसके कारण काफी वर्कफोर्स डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उस वर्कफोर्स के डिस्टर्बेंसेस में भी हमने वे आउट्स निकाले, जिसका बेस्ट एग्जांपल इज वर्क फ्रॉम होम मॉडल, जहां पर हमने काम को रुकने नहीं दिया, काम करने का तरीका भले बदल दिया। तो इस चेंजेस के कारण भी क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। लेकिन उस चेंजेस को भी हम कितना पॉजिटिवली ले रहे हैं या कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं दूसरे वे में, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी। चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैंट ऑलवेज बी प्रेडिक्टेड। तो जो भी चेंजेस है एनवायरमेंट में वो प्रेडिक्टेबल हो, वो जरूरी नहीं है। कुछ चेंजेस प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर, लीगल बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल होते हैं, जिनको हम कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते, या एनालाइज करके भी हम हो सकता है कि गलत हो और वो चेंजेस आ जाएं। एग्जाम्पल सडन चेंज इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉर डिजिटल पेमेंट्स। अब जैसे गवर्नमेंट ने हमें कहा कि मनी का ट्रैक रखने के लिए, पैसों का ट्रैक रखने के लिए हम बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मुड़े, ताकि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, लोगों से लेन देन हो रहा है, वो बेसिकली एक रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, जो हमारे लिए यूजफुल हो सके। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी। द एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरलिंक्ड फैक्टर्स मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एनवायरमेंट होता है, बिजनेस एनवायरमेंट होता है, ये किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होता, किसी एक एस्पेक्ट या फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होता। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कुछ फैक्टर्स साथ में आते हों, हो सकता है कुछ फैक्टर्स अलग अलग आते हों, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट करते हों। तो ये उस सिस्टम को, उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को कॉम्प्लेक्स बना देता है। For an example, a company entering a new country must understand its culture, laws and economy. अगर एक कंपनी एक नई कंट्री में जाकर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, तो सबसे पहले उसे उसका कल्चर, उसके लॉज और उसकी इकोनॉमी को समझना और जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में सक्सेसफुल हो वो अमेरिका में सक्सेसफुल होगा। तो वहां के पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस ला सकते हो, या क्या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या अपनी सर्विसेज में क्या एनहांसमेंट कर सकते हो, जिसके कारण आप वहां का मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए काफी मार्केट रिसर्च एंड मार्केट एनालिसिस की जाती है, जिसके थ्रू हम बिजनेसेस को एनालाइज कर पाते हैं। फिर आता है हमारे सामने इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? जैसे कोई नया बिजनेस मार्केट में आया, वो वक्त भले लेगा मार्केट में सेटल होने के लिए, लेकिन एक बार जब लोगों को उसका कन्वीनियंस समझ में आ जाएगा, नीड समझ में आ जाएगी, लोगों को ये महसूस होगा कि ये हमें कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारी लाइफ इजी कर रहा है, तो लोग उसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ओला एंड उबर। ओला एंड उबर इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जो बेसिकली हमें बताते हैं कि कार रेंटल्स के लिए ये हमें बहुत ही रीजनेबल रेट्स प्रोवाइड करते हैं रादर दैन द ट्रेडिशनल मेथड्स। अब पहले क्या होता था कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम नेगोशिएट करते थे गाड़ी के मालिकों से या ट्रैवल एजेंसीज से कि हमें वहां जाना है, आप कितने पैसे लेंगे। तो वो सीजन्स में अपने मनचाहे रेट्स ले सकते थे, या हमारी मजबूरी देखकर भी वो मनचाहे रेट्स हमसे लेते थे। लेकिन ओला एंड उबर ने इस प्रोसेस को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया एंड एक मिनिमल और रीजनेबल रेट्स वो कस्टमर्स के लिए ले आए, जिसलिए कस्टमर्स उनकी तरफ मुड़ना शुरू हो गए। फिर आता है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये क्या करता है, ये प्रोसेसेस क्या करते हैं, ये एनवायरमेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करता है कि पोटेंशियल थ्रेट्स क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें, बाधाएं, इश्यूज आ सकती हैं, एंड वार्निंग सिग्नल्स भी आपको देता है कि आपके बिजनेसेस में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, जिसको आप ओवरकम कीजिए। एग्जांपल, अ फॉल इन डिमांड फॉर फिजिकल न्यूज़पेपर ड्यू टू डिजिटल मीडिया इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर प्रिंट मीडिया कंपनीज। अब जैसे हमने देखा विद द टाइम फ्रेम लास्ट के 10 ईयर्स या 20 ईयर्स हम पहले चले जाएं, तो न्यूज़पेपर वाज अ कॉमन थिंग जिसको लोग यूटिलाइज करते थे। ऑलमोस्ट हर घर में न्यूज़पेपर्स आता था, लोग उससे पढ़ते थे, न्यूज़ जानते थे एंड सारी चीजें। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, वही न्यूज़पेपर डिजिटल फॉर्म्स में आने लग गए, डिजिटल मीडिया का इमरजेंस हुआ, तो इस कारण से क्या हुआ, फिजिकल न्यूज़पेपर्स की जो बिक्री थी वो कम होना शुरू हो गई। प्रिंट मीडिया जो था वो धीरे धीरे अपने सेल्स को कम होता हुआ देखने लग गया एंड उसने भी ट्रांसफॉर्म किया डिजिटल मीडिया की तरफ। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जहां पर हमें समझना जरूरी है कि आज जो प्रोडक्ट हमारा हीरो प्रोडक्ट है, हिट प्रोडक्ट है, कल वही प्रोडक्ट हो सकता है कि मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाए। फिर आता है हमारे पास हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स कैन हेल्प बिजनेसेस गेट सब्सिडीज और इंसेंटिव। बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स लेती हैं, काफी लोन्स, काफी स्कीम्स मार्केट में वो लेकर आते हैं ताकि बिजनेसेस ग्रोथ कर सके। अब ये गवर्नमेंट्स क्यों करती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट
चाहती हैं कि बिजनेसेस मार्केट में ग्रो करे ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लोगों की नीड्स एंड वांट्स, डिमांड्स, सप्लाई मेंटेन्ड हो, लोगों की नीड्स एंड वांट्स टाइमली कंप्लीट हो, नेशनल इनकम बढ़े, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़े। तो ये सारी चीजें क्या करती है, ओवरऑल एक मैक्रो लेवल पर कंट्री को सर्व करती हैं। फिर आता है हमारे पास हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। एग्जांपल, बिजनेसेस हैड टू शिफ्ट टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्विकली ड्यूरिंग कोविड-19। अब जिन बिजनेसेस ने ये नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उनके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कोविड-19 लॉकडाउन में कि वो अपना फिजिकल वे पर कोई बिजनेस कर सके। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन में वो डिसीजंस लिए एंड उन्होंने अपने बिजनेसेस को मूव किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ताकि उनके सेल्स मेंटेन रह सके, उनके रेगुलर कस्टमर्स को वो सर्व कर सके। अगर वो ये ना करते तो उनके रेगुलर कस्टमर्स उनके कंपटीटर्स के पास जाते एंड उनके प्रोडक्ट्स को वो ऑनलाइन खरीदते। तो ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके क्या पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपके पास क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। एंड उसके लिए एक स्मार्ट एक्शन प्लान रखना भी बहुत जरूरी है। एंड सही समय पर सही एडवांसमेंट्स हमेशा आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। फिर आता है हमारे पास असेट्स इन planning and policy formation. If inflation is rising, a company may plan to cut unnecessary expenses. अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि चीजों के रेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है, तो कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने कुछ एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकती हैं ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो मेंटेन कर पाएं। अगर वो ये नहीं करेंगे, उनके सेल्स नहीं होंगे तो उनके प्रॉफिट मार्जिन नीचे होंगे एंड हो सकता है कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को लॉस भी सफर करना पड़े। फिर आता है हमारे पास इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। बिजनेसेस दैट अडॉप्ट बेटर टू देयर एनवायरनमेंट यूजुअली परफॉर्म बेटर इन द लॉन्ग रन। अब जो बिजनेसेस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं और चेंजेस लेकर सही समय पर आते हैं, वो लॉन्ग टर्म बिजनेसेस होते हैं। वो लॉन्ग टर्म अच्छे प्रॉफिट्स करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करते हैं, अपनी थ्रेट्स को कम करते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाते हैं, अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, समझें, जानें, परखें एंड उसके लिए सही प्लान्स को इनिशिएट करें। फिर आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिसीज लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन ट्रेड, टैक्सेशन एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, द एनवायरनमेंट विच इज रिलेटेड टू द कंट्री और द मनी और द डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक्स अपने आप में ही एक ऐसा टर्म है जिसके कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये कंट्री लेवल पर कंट्रीब्यूट करता है। तो जहां पर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन ट्रेड, टैक्सेशन, ये कई फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं एंड जो एक इंपैक्ट क्रिएट करते हैं बिजनेसेस पर। एग्जांपल, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इंपैक्टेड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ मेनी बिजनेस। जब जीएसटी मार्केट में आया तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने एक इंपैक्ट क्रिएट किया कि जो भी प्रोडक्ट्स बिक रहे थे उन पे भी जीएसटी चार्ज होने लग गए, जो सर्विसेज हो रहे थे अगर वो जीएसटी स्लैब्स में आ रहे थे तो उन पे भी जीएसटी लगने लग गए। तो ये कंप्लीट एक बिलिंग स्ट्रक्चर बना जिसके थ्रू ये ऑर्गेनाइज हुआ। ऑर्गेनाइज होने से क्या हो गया कि जो वेंडर्स हैं उन्हें भी अपने जीएसटी पेमेंट्स करने पड़ रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं उन्हें भी पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, एक ट्रांजैक्शनल फॉर्म में डेटा मेंटेन होने लगा जो कंट्री को ओवरऑल अच्छे तरीके से एक रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करने लगा। फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट, इंक्लूड सोशल वैल्यूज, बिलीफ्स, कस्टम्स, लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक फीचर्स। तो ये बेसिकली किस पे टारगेट करता है, सोसाइटी पर टारगेट करता है कि सोसाइटी के कस्टम्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, लाइफस्टाइल क्या है सोसाइटी में लोगों का, एंड उसके बेसिस पर वो कैसे काम कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस जो होती है, ये बेसिकली कंपनीज को, बिजनेसेस को करना पड़ता है ताकि वो उस लेवल पर सोसाइटीज को सर्व कर सकें और वहां पर बिजनेसेस के लिए इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। फिर आता है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंक्लूड्स इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ऑटोमेशन एंड एक्सेट्रा। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मतलब क्या होता है, जहां पर नई टेक्नोलॉजीज आएंगी या टेक्नोलॉजीज में कुछ इमर्जेंस होगा, इनोवेशंस होगा, क्रिएटिविटी होगी, तो उसके कारण कैसे कस्टमर्स, कैसे लोग अपनी चीजों को शिफ्ट करते हैं। ओके, जैसे पहले लोग फिजिकल कैश कैरी करते थे, वो कहीं पर भी जाते थे तो वो कैश में पेमेंट करना पसंद करते थे, लेकिन कैश रखने से भी एक रिस्क हो जाता है, उतना कैश कैरी करना भी सही नहीं होता है, थेफ्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइफ टू रिस्क हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन हुआ डिजिटल पेमेंट्स का। ये डिजिटल पेमेंट्स क्या करती हैं, आपके ट्रांजैक्शंस को ईज कर देती हैं कि अगर आपको किसी को कोई भी पेमेंट करनी हो तो आप उसे वो पर्टिकुलर सम एक डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं जो उनके बैंक अकाउंट्स पर पहुंच जाते हैं या वो ई वॉलेट्स में पहुंच सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द लीगल फ्रेमवर्क।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली रिलेट करता है हमारी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी से। अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है तो ये भी बिजनेसेस पे काफी इंपैक्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो ये भी बिजनेसेस पे इंपैक्ट करेंगे। एंड अगर वो स्टेबलाइज्ड है तो बिजनेसेस के पास वक्त होगा, समय होगा कि वो अदर फैक्टर्स पर अपना ध्यान लेकर जा सके एंड उस पर काम कर सके। फिर आता है हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट, refers to laws, rules and regulations under which business operate। तो ये लीगल एनवायरनमेंट क्या करता है, ये हेल्प करता है बिजनेसेस को भी, कस्टमर्स को भी एंड बिजनेस रिलेटेड लोगों को भी, ताकि वो सही तरीके से सही काम कर सके। अब जैसे बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन लीगल बिजनेस करना ही सही है। ओके, मैं टीचिंग कर रहा हूं तो ये एक लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, आई एम गिविंग देम माय सर्विसेज, दे आर पेइंग फी टू मी। ओके, तो ये एक तरीका है, ये एक जरिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इसी जगह पर मैं बच्चों को ड्रग्स बनाना सिखा रहा हूं या बच्चों को एम्यूनेशंस चलाना सिखा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस हो जाएगा, जहां पर बच्चे बेसिकली एक गलत चीजें सीख रहे होंगे, ठीक है, जो कंप्लीटली इलीगल है। भले वो मुझे पे कर रहे होंगे तो उसकी जो अर्निंग होगी वो भी एक इलीगल फॉर्म होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है कि जो भी बिजनेस हम करें दैट शुड बी लीगल एंड लॉफुल। लॉ के अगेंस्ट या लॉ के बियॉन्ड चीजें करना हमेशा बिजनेसेस नहीं कहलाता है, वो क्राइम होता है। एग्जाम्पल, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंश्योर्स कंपनीज डू नॉट एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कंज्यूमर्स के लिए ताकि कोई भी बिजनेसेस हैं वो कंज्यूमर्स को चीट ना कर सके, कंज्यूमर्स के साथ गलत ना कर सके, सही प्रोडक्ट्स और सही सर्विसेज ही कंज्यूमर्स को दे। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर उनके खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम्स में। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई गेस आपने ये टर्म सुने होंगे। ओके, नहीं भी सुने तो आपने इसका एक एब्रिविएशन सुना होगा, एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी, हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, जो आपके घर में गैस सिलेंडर्स होते हैं। ओके, ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी 1991 में। एंड इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण ही आज हमारे कंट्री में बिजनेस स्ट्रक्चर्स का इतना डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने बेसिकली हमारे बिजनेसेस में, हमारी कंट्री के बिजनेसेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, बहुत अपॉर्चुनिटीज सर्व की, बहुत से लोगों को ऐसे मौके मिले जिसके कारण लोगों ने अच्छे अच्छे बिजनेसेस को इमर्ज किया और आज एक अच्छे लेवल पर वो बिजनेसेस कर रहे हैं। सिंस 1991 इंडिया हैज अंडर गॉन मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द एलपीजी मॉडल, जिसमें लिबरलाइजेशन, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस इन बिजनेस ऑपरेशंस। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ही ये हो गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एंड गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था बिजनेसेस की तरफ पहले, वो कम हो गया, ना के बराबर हो गया। बस गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस सेट कर दी, पॉलिसीज सेट कर दी, जिसे आपको फॉलो करना है, आप बिजनेसेस को अपने हिसाब से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो रिमूवल कर दिया लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को, या मिनिमाइज कर दिया, या उन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को और इजियर कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया, ताकि लोग उन बिजनेसेस में पार्टिसिपेट कर पाए, ग्रोथ कर पाए। प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। तो पहले मैक्सिमम ओनरशिप किसकी होती थी, पब्लिक सेक्टर की, मतलब गवर्नमेंट की। लेकिन बिजनेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब प्राइवेटाइज हम चीजों को करना शुरू करेंगे, जहां पर ओनरशिप जो होगी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होगी, जो उन बिजनेसेस को रन करके आगे सक्सेसफुल बना सकते हैं। एग्जाम्पल, एयर इंडियाज डिसइन्वेस्टमेंट एंड टेक ओवर बाय टाटा ग्रुप। जैसे कि एयर इंडिया एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ओन कंपनी थी, जो पब्लिक सेक्टर से अब किसके लिए ट्रांसफॉर्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर में, जहां पर अब उसका टेक केयर कौन कर रहे हैं, उसके ऑपरेशंस कौन संभाल रहे हैं, टाटा ग्रुप संभाल रही है। फिर आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो है ग्लोबलाइजेशन, जहां पर गवर्नमेंट ने ये आज़ादी दी कि अगर आप बिजनेसेस कर रहे हैं तो उन बिजनेसेस को आप ग्लोबल लेवल पर लेकर जा सकते हैं, कि आप दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को भी गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया, कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो खत्म कर दी, कम कर दी, एंड इसके थ्रू कई बिजनेसेस फॉरेन मार्केट्स में अपने बिजनेसेस को लेकर गए और चलाना शुरू कर दिया, जहां से फॉरेन करेंसीज का भी एक्सचेंज हमारी कंट्री में बढ़ गया। एग्जांपल, एंट्री ऑफ फॉरेन ब्रांड्स लाइक अमेजॉन, वॉलमार्ट एक्सेट्रा। अब अमेजॉन, वॉलमार्ट ये सारे ब्रांड्स इंडियन ब्रांड्स नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं, तो ये किसके कारण है, ग्लोबलाइजेशन के कारण है। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हुए इन
रिफॉर्म्स के, एलपीजी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के, वो हम देखेंगे। इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लग गया, लोगों के पास ऑप्शंस आने लग गए, प्रोडक्ट के वेरिएशंस और वेराइटीज कई गुना ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होने लग गए। वाइडर प्रोडक्ट चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को बहुत सारी चॉइसेस मिलने लग गई एक ही प्रोडक्ट के लिए, एंड कंज्यूमर्स के पास डिसीजन आ गया कि वो कौन सा प्रोडक्ट अपने हिसाब से अपने लिए यूज करना चाहते हैं। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, एफिशिएंसी बढ़ने लग गई क्योंकि मॉडर्नाइज होने लग गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए, मेथड एडवांसमेंट्स हुए, लोगों के प्रोसेसेस और ज्यादा क्लियर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू बेहतर होने लग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाने लग गए, जिसके कारण कस्टमर्स उसे आराम से और इजी तरीके से यूज करने हो गए। फिर आता है ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। अब यहाँ पर ग्रोथ भी देखने में हमें मिला कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस थे, इन्हें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी, इसके कारण बेनिफिट भी लोकल वेंडर्स का भी होता था एंड कंट्री का भी डेवलपमेंट होता था क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस आते थे। चैलेंजेस ड्यू टू एलपीजी, इंक्रीज कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक फर्म्स। अब हमने देखा है कि हर चीज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होते हैं, फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो कुछ नुकसान भी हुए। इंक्रीज कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक फर्म्स, अब डोमेस्टिक फर्म्स जो छोटे लोकल बिजनेसेस हैं या लोकल फर्म्स हैं, इनके लिए क्या हो गया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीटअप करना आसान नहीं है, तो इसलिए इनको बिजनेसेस मिलने में दिक्कत होने लगी, प्रॉब्लम्स कॉज होने लग गए। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर सकते जो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज मेंटेन कर रही है। नीड फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, अब इतने ज्यादा एडवांसमेंट्स है सोशली, टेक्नोलॉजिकली, गवर्नमेंट के बेसिस पे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कि बार बार अपने बिजनेस में नई चीजें लाना एंड उसमें चेंजेस लेकर आना ये इजी नहीं रहा। ये उन बिजनेसेस के लिए इजी है या उन बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है जिसके पास एक बड़ा कैपिटल हो, लेकिन छोटे बिजनेसेस के पास उतने कैपिटल नहीं होते, तो वो उतने चेंजेस इतने कंटिन्यूअस बेसिस पर नहीं ला सकते। वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ठीक है, अब वल्नरेबल हो गए ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड्स वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आज जो प्रोडक्ट एक हीरो प्रोडक्ट है कंपनी का, जरूरी नहीं कि वो अगले साल या कुछ सालों में वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट भी करे, हो सकता है कि उससे कई गुना बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाए और उस प्रोडक्ट को वो वहां से डिस्प्लेस कर दें। Conclusion, understanding the business environment helps companies stay competitive, innovative, and prepared for the future. It encourages productive thinking and help businesses make informed decisions based on the ever changing external forces. तो अपने बिजनेस को समझना, अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समझ कर ही आप देख सकते हैं कि आपके फ्यूचर कस्टमर्स कौन होंगे, प्रेजेंट कस्टमर्स की आगे नीड क्या है, वो ट्रेंड्स क्या फॉलो कर रहे हैं, अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विसेज के लिए आप क्या एनहांसमेंट्स कर सकते हैं जिसके कारण आप मार्केट में रिटेन कर सकें, मार्केट में एक लार्जर शेयर एंजॉय कर सकें, एंड ये सारी चीजें ही कंप्लीटली बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स एंड डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स एंड कंसर्न्स को रिजॉल्व करेंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमसे जुड़ सकते हैं इस लर्निंग जर्नी में। हम आगे आपके लिए एमसीक्यूज, आपके ऑब्जेक्टिफाइड क्वेश्चंस, आपके मेन स्ट्रीम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का भी एंड आंसर्स का एक्सप्लेनेशन ले आएंगे, ताकि आपकी ये जो लर्निंग जर्नी है वो इजी हो सके, बहुत ज़्यादा आपके लिए एंजॉयबल हो सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें। सो इस चीज़ के लिए मैं होप करता हूँ कि आप सभी अपना एक रिव्यू छोड़ेंगे। होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी कंसर्न्स हो तो आप हम तक रीच करें। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लर्निंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ेंगे एंड हम सब इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।